काम बड़ा छोटा नहीं होता, उसमें कितनी शिद्दत, कितनी डेडिकेशन आप लगा रहे हैं, कितना आप फोकस हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। आई फील कि अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, कोई भी बिजनेस जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसकी एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि उसकी पुरानी कहानी कहीं खत्म हो रही है और उसे एक नई कहानी की ज़रूरत है। आप जैसे बड़े बड़े लीडर बनते चले जाते हैं, एक्सेप्ट करना कि आपके आसपास दुनिया बदल रही है। अभी किसी टॉप बिजनेस टाइकून ने कहा था कि अगर आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग या एआई का यूज नहीं कर रहे हो तो आप बाकियों से बहुत पीछे हैं, बस आपको एहसास नहीं होता। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे डिजिटली प्रेजेंट होना भी जरूरी है, बोथ को प्रोफेशनल या किसी छोटे बड़े और बहुत बड़े बिजनेस के। हिंदुस्तान के अंदर हर साल 25-30-50 हजार के लगभग स्टार्टअप्स पैदा होते हैं। उनमें से 90-95% स्टार्टअप पहले ही 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि स्टार्टअप के फेल होने का रीजन क्या होता है? लीडर कभी अलोन नहीं होता, लेकिन हमेशा लोनली ही होता है। भाई मेरी सबके लिए गोल्डन रिडर है, चाहे वो लीडर है या नहीं। भावनाओं को समझो, बाकी चीजें अपने आप समझ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे पॉडकास्ट में। उससे पहले धन्यवाद कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया पिछले 2-3 हमारे एपिसोड्स को, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। सीखने की जर्नी में आज हमारे साथ जो लीडर हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, बिजनेस में हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो लर्निंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आज कहानी हम लेकर के आपके लिए आए हैं, उस कहानी में सबसे बड़ी चीज़ है कि हर कदम पे अपने आप को ज़्यादा बढ़ाते रहना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। विनीत कपिला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जर्नी एक कॉर्पोरेट करियर नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सागा रही है। 35 सालों का जबरदस्त एक्सपीरियंस, एफएमसीजी से रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया और यहाँ तक कि कंसल्टिंग। विनीत सर ने हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ी। और बात करते हैं लर्निंग्स की, उन्होंने लर्निंग्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पैमेक्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और आईआईएम अहमदाबाद से जनरल मैनेजमेंट का इन्होंने कोर्स किया है। इन्होंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हाँ मुझे अब सीखना नहीं है। 58 की एज में भी ये कोर्सेज करने में पीछे नहीं रहते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सीखते रहेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। हमने अमिताभ बच्चन जी से एक बात सीखी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो आज भी 83-84 की एज में बहुत कुछ नया सीखते रहते हैं। तो अगर आप एक लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं या फिर एक क्लैरिटी सीकर हैं, आज का ये एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्वागत करते हैं विनीत कपिला सर का। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आपने इतना कुछ किया हुआ है, मतलब आई वाज पजल कि क्या बोलूं आपके बारे में इंट्रो में। नहीं, आपने काफी अच्छा बोला, सुन के you. अच्छा लगा। कभी ये सब किया था तब ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करेगा। वो होता गया, चलता रहा, कारवां चलता रहा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही ये जर्नी लाइफ की। पिछले 35-35 साल जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में गुजारे, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी दुनिया देखी, काफ़ी कोनों में दुनिया के ट्रैवल किया, नई नई चीज़ें सीखी। बट एक बात समझ में आई ये सब करने के बाद, और आज जो तथ्य कहूँगा कि, और जो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे पिताजी भी कहते थे और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। और वो बात बड़ी क्लियर है। और आज मैं अपने कॉलीग्स को, जूनियर कॉलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने मेंटीज को यही बात बोलता हूँ कि भैया देखो, आप जो भी करना चाहते हो उसे शिद्दत से, उसे एक डेडिकेशन से, उसे एक फोकस के साथ करो, तभी फायदा मिलेगा। अदरवाइज पानी के ऊपर से तैर के जाने वाले को कभी गहराई का अंदाजा नहीं होता। सो एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, काम बड़ा छोटा नहीं होता, उसमें कितनी शिद्दत, कितनी डेडिकेशन आप लगा रहे हैं, कितना आप फोकस हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप शाहरुख खान के फैन हैं? मैं हर उस अच्छे एक्टर का फैन हूँ जो रियल लाइफ और रील लाइफ को मर्ज कर सके। डेफिनेटली शाहरुख खान हो गए, या श्री अमिताभ बच्चन जी हो गए, या पुराने जमाने के दिलीप कुमार जी हो गए, आपके राव साहब हो गए, ये सब अच्छे एक्टर हैं। और एक अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है कि वो रियल लाइफ और रील लाइफ को इतना मर्ज कर देता है कि आप रियल लाइफ को रियल समझते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो जो 3 या 4 घंटे आप सिनेमा हॉल में गुजारते हैं, वो आपको तभी अच्छा लगता है जब एक एक्टर आपकी इमोशन से कनेक्ट कर पाता है। Exactly. और एक छोटा सा एनेक्डोट है, मेरा इंडियन सिनेमा के साथ काफी पुराना नाता है। मेरे फादर आपकी जर्नी में हमने पढ़ा था। मेरे फादर ऑडियोग्राफर थे, मेरे ग्रैंडफादर भी ऑडियोग्राफर थे। सो सिनेमा और सिल्वर स्क्रीन के साथ काफी नाता रहा है। बट उनकी 2 कंडीशंस बड़ी क्लियर थी कि अपनी एजुकेशन पूरी करो अगर इस इंडस्ट्री में आना है। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई फिनिश एजुकेशन, वो इस दुनिया में नहीं रहे। सो आई टुक अ डिफरेंट पाथ व्हिच आई फील वाज अ बेटर, और मे बी it was what I was destined for. So that is important. But bottom line ये है लाइफ की कि
कुछ भी करना है उसके लिए आपका फोकस, आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम सुबह उठते भी हैं तो एक कमिटमेंट के साथ उठते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हाँ हमारा दिन आज कैसे जाने वाला है। कमिंग बैक टू यू कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, विच आई केम टू नो, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा। बट आपने एफएमसीजी में काम किया, रिटेल में काम किया, आपने टेलीकॉम में काम किया, मीडिया में काम किया, कंसल्टिंग में काम किया, एडटेक में काम किया, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ऐसी हुई कि मैं अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके दिल्ली वापस आया और परिवार का माहौल ऐसा था कि मेरी कॉलेज के फाइनल एग्जाम से पहले पिताजी की डेथ हुई थी। तो मैं वापस आया तो तीन लोगों को मैं यहाँ डेफिनेटली याद करना चाहूँगा। एक मेरी माता जी श्रीमती अर्श कपिला, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। एक तो वो आयरन लेडी थी हमारी फैमिली में, प्लस मेरे दो मामा कर्नल वी के आनंद, वो भी अब नहीं है इस दुनिया में, एंड मिस्टर आर के आनंद जो मेरे छोटे मामा हैं। They look like combined these three people played a role of a father in my life. I was hardly so मेरे जो छोटे मामा है मिस्टर आर के आनंद, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली मुझे कि भाई देखो ऐसा है, जो भी तुमने पढ़ाई करी है वो इम्पोर्टेंट है, जब तक वो दरवाजे नहीं खुलते जो मौका मिलता है उसके ऊपर अपनी तैयारी शुरू कर दो। ऑनलाइन मैंने एक न्यूज़पेपर में उस ज़माने में क्लासिफाइड में वॉक इन इंटरव्यूज़ के एड्स निकलते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, और हमने देखा भाई ट्रेनी सेल्स इंजीनियर चाहिए एक कंपनी को, फैनर इंडिया को। फैनर इंडिया उस जमाने की एमएनसी थी, 7 कंट्रीज में काम करती थी। कन्वेयर बेल्ट्स, वी बेल्ट्स, रबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे। मैं वहाँ इंटरव्यू देने चला गया, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, समझदार था। उन्होंने 2-4 सवाल पूछे और मुझे डीलर डेवलपमेंट प्रोग्राम में नौकरी दी। तो आपको इंग्लिश आती थी उस टाइम? I was not, I will say, exponent of English at that point of time. In late 90s, people never used to converse that much in English, and schools were not in English medium. And I have studied my final years in a government school, government model school, Yes. Ludlow Castle number 1, in civil lines. But I was okay with English because I will give credit to my mother. She gave us a lot of exposure to quality of life. So at very young age, we were frequent to clubs, and we learned a lot of things. Like I started playing billiards and snooker at that young age. So I give credit to her, and that helped me to improve my language. But definitely my language has improved miles, leaps and bounds since then. But I could speak English, but English was not important at that point of time. What was more important was not many educated people were available to do the job I took up. So I was posted in Faridabad, and my dealer's name was Narendra Kumar and Brothers, and the owner was Mr. Sanjeev Agarwal. So I was given then, and I was told, okay, you have to go and sell product in these companies. But the defining moment came when I was able to break through in escorts. Escorts. And I'm really thankful to a lot of my colleagues who helped me. So I learned a lot. A lot of people talk about call centers, but you will be surprised. I was heading the first call center in Delhi with 40 IROs, information retrieval officers, set up in Lajpat Nagar. Okay. For Ask Me, that was where the calls used to land. No fancy system, no IP phones. We were still working on PNT lines. जो पुरानी फिल्मों में आज हम देखते हैं, सब आप देखते हैं। फिर वही मुझे मेरी वाइफ से इंट्रोडक्शन हुआ। Mine is a love marriage. Sujata. That's great. Yeah, Sujata is from Kerala. She started in Delhi. वो दिल्ली में पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली के बाल भारती एयरफोर्स स्कूल से पढ़ी हुई हैं। So you met in school or college? No, we met in job in Ask Me. Okay. Okay, so Ask In Me. your second job. Second job, Ask Me Services. वहाँ पे मुलाकात हुई, and then 1992 में हमारी शादी हुई दिल्ली में, and 93 we were blessed with a daughter. Okay. So that was the time मैं उस समय सहारा के साथ काम कर रहा था. That is part of my journey, Sahara है. And I was instrumental in launching Sahara Airlines in 93. And the journey continued. I kept moving on. सहारा ने उस ज़माने में काफ़ी बड़ा मीडिया सेटअप चलाया था. सहारा टेलीविजन, राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय सहारा मैगजीन, और उसी ज़माने में मेट्रो भी शुरू हुआ था, मेट्रो चैनल. सो मैंने मेट्रो चैनल के साथ भी काफ़ी काम किया सहारा के लिए. तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. बट जो कैरियर के डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, सहारा के बाद आई मूव्ड इनटू अ कंपनी नोन एज फर्स्ट सर्व एंटरटेनमेंट. So इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 1992 में या 1990 में जब लव मैरिज हुई, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहता हूँ. So आपका अप्रोच कैसा था? How did you guys met and how it No, started? we started spending time together. Over a period of time हम लोगों को ये लगा कि yes, हम लोग शायद जिंदगी साथ में गुजार सकते हैं. Okay. मैंने अभी 8 जुलाई को अपनी 33rd मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है. Oh, it's right. So we have enjoyed the life. Great. It is a great life. Yeah. So सुजाता में एक खास बात है कि सुजाता में बहुत ठहराव था.
मैं बहुत एक्टिव था, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, उनमें बहुत ठहराव है, आज भी है। ये चाहिए होता है। और आई थिंक वो एक बैलेंसिंग एक्ट रहे हैं मेरी लाइफ का। तो अगर आज मैं बोलूँ, आप अगर मुझे बोलेंगे कि मेरी लाइफ या मेरा जो करियर है या जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, इसमें मैं 100% उनका हाथ मानता हूँ। उन्होंने मुझे राइट टाइम पे हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 2000 में वो CTV के साथ वाइस प्रेसिडेंट थी और हमारी बेटी बड़ी हो रही थी, जिसकी अब शादी हो चुकी है, और उस समय कैरियर डिफाइनिंग डिसीजन उन्होंने लिया कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी, मैं बेटी पे ध्यान दूँगी। एंड लकीली फॉर मी, मेरे लिए या मेरी बेटी के लिए खुशकिस्मती है कि उनका वो सेक्रीफाइस, उनका वो जुनून, आज मेरी बेटी एसोसिएट पार्टनर है मैकेंजी में दुबई में, उसने येल से अपना MBA किया है। एंड मुझे नहीं लगता मेरे को कभी स्कूल में जाके सुनना पड़ा हो कि वो आपकी बेटी ने हाँ, मतलब मैंने वो सब एंजॉय किया जो मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरे स्कूल के टाइम में नहीं एंजॉय किया होगा। सो दैट वाज वेरी वेरी एक तो आज जब मैं बैठता हूँ या सोचता हूँ लाइफ के इस मकाम पे, तो आई एम रियली थैंकफुल फर्स्ट टू माय पेरेंट्स एंड माय अंकल्स, एंड देन इफ आई हैव टू से कि whom I am the most thankful to is my wife। इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरी वाइफ हैं, बिकॉज उन्होंने ना मेरे ही नहीं, मेरे आसपास काफी लोगों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। और वो आज भी कोशिश करती हैं कि अगर उनसे हो सके तो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे है कि आज का जो समाज है, भारतीय समाज में, मतलब नॉर्थ रीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो केरला से है, केरला को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में ही है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे। सो क्या उस समय पे डिफिकल्ट था कि ये समझाना कि मतलब वी वांट टू मैरी, मतलब लव मैरिज मेरा फैमिली की? नहीं, आई थिंक इस मामले में हम बहुत लकी रहे, हमारी किसी भी फैमिली मेंबर ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, कुछ भी नहीं। नहीं बना। हाँ, 2-4 सवाल जरूर पूछे गए थे, बट वो ये जानने के लिए ज्यादा जरूरी थे कि हम कितने सीरियस हैं, ये जानने के लिए नहीं कि हमें रोका कैसे जाए। सो इसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ अपने फादर इन लॉ मिस्टर MKK मेनन को, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। ही वाज अ ग्रेट मैन। और उन्होंने बड़ा सिंपल पूछा कि भाई अगर तुम दोनों निभा सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। So it was intercaste or it was in No, it is not intercaste. We are both Hindus. No, I'm talking about caste, not about the religion. हाँ, तो मतलब You do not believe in that? No, कास्ट तो क्या माने, मतलब कास्ट वास्ट सिस्टम को मैं तो बिलीव नहीं करता। और Even I don't. बट मेरी जो ग्रैंड मदर उस समय अलाई थी, उन्होंने थोड़ा सा बोला भी ऐसा कि पंजाबी में शादी कर लो। मैं कह ये पसंद है, इनसे करनी है। तो मेरी मॉम ने बोला कोई बात नहीं, जिससे ये शादी करना चाहता है इसे करने दो, बिकॉज कोई किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। तो पूरा जो लोग साथ शादी में आए, रिलेटिव सब खुश। देखो आपको एक बात बताऊं, अगर आपके इन्फ्लुएंशियल सर्कल के, जिसको हम परिवार बोलते हैं, जिसको आप दोस्तों COI बोलते हैं, हाँ, जो भी आप लोग उसे बोलते हैं आज की भाषा में, अगर वो लोग कन्विंस हैं कि आप सही हो, तो उसके बाद बाहर वाले लोग नहीं सवाल पूछ सकते। एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर दरार होगी तभी कोई हाथ डालेगा, अगर दरार नहीं है तो हाथ का डालेगा वो। सही बात। सो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप परिवार को लेकर कुछ कर रहे हैं तो बाहर वालों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो सवाल उठा सकें। हाँ, उठाए होंगे लोगों ने सवाल, बट आप तक नहीं पहुंचे भी होंगे, मेरे को याद नहीं, बट आई वी वर कन्विंस, हमें दोनों को ये पता था कि हम दोनों आपस में निभा सकते हैं और हमने अच्छी निभाई है। और व्हाट डू यू थिंक कि एक रिश्ते में सबसे जरूरी बात क्या है? इतना मतलब 33 इयर्स यू हैव स्पेंट टुगेदर, 34 राइट? देखो, एक रिश्ते की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने अहम को, जो कि यूजुअली प्रबल हो जाता है कि मैं हूँ और तुम हो, अपने अहम को कंट्रोल करना पड़ता है। और इस रिश्ते में मैं ये कहूँगा कि मेरी वाइफ ने अपने अहम को बेटर कंट्रोल किया मेरे कंपैरिजन में। मैं ये बोल और ये भी एग्री करूँगा कि आई थिंक मैंने उन्हें ज़्यादा मौके दिए होंगे मेरा साथ छोड़ने के, देन शी वुड हैव गिवन मी एनी चांस। सो लेकिन आई थिंक शी स्टक अराउंड एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। व्हाई इट इज लाइक, मतलब ये मेल डोमिनेंसी के कारण है या इंडिविजुअल का कुछ? मेल डोमिनेंसी की नहीं है। हमारे ज़माने में मेल, आप किसी भी कास्ट या क्रीड से हो, पुरुष प्रधान सोसाइटी बनाई गई थी। अब जो सोसाइटी बन रही है वो फेमिनिन प्रधान है। गर्ल्स आर डूइंग बेटर, एंड मेरे अपने घर में 4-5 लड़कियां हैं जो बहुत बेटर कर रही हैं, दे मेकिंग मोर मनी। एंड ओवर अ पीरियड टाइम अभी भी हमारे टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर टाउन्स में बेटी कितनी भी अच्छी हो, उसको वो सपोर्ट नहीं एक्सटेंड होता, चाहे बेटा बेवकूफ हो उसको सब कुछ कर देंगे। आई एग्री, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। तो आई थिंक सोसाइटी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं और बदलनी भी चाहिए। और जिस तरह की समाज की अब हम रचना कर रहे हैं, इसमें लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी एक ही लड़की है और एक मेरी भतीजी है जो मेरी बेटी की तरह ही है, छोटी वाली, मालविका सिन्हा, वो इस समय आयरलैंड में। ये दोनों बेटियां हैं
और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का अटेंशन, जिस तरह का ध्यान इन्होंने हमें दिया है, मेरे को, मेरी वाइफ को, मतलब उस आई डोंट थिंक सो कि मेरे घर में अगर लड़के होते या मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट वो वही ध्यान देती, या शायद मैंने वही ध्यान अपने पेरेंट्स को शायद दिया हो। आई फील कि अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरे फादर बड़े क्लियर थे, मतलब इंस्पाइट हमारे घर में मेड्स थी, सर्वेंट्स थे, ड्राइवर्स थे, बट मुझे नहीं याद कि मैंने अपने कपड़े धोने के लिए कभी अपनी मदर को या मेड को दिए। कंडीशन बड़ी क्लियर थी, स्कूल यूनिफॉर्म और आपके जो भी बाकी कपड़े हैं, या तो वो ड्राई क्लीनिंग के लिए जाएंगे या आप उसे खुद धोएंगे बाथरूम में, और उस जमाने में वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, हाथ से धोने पड़ते थे, और प्रेस कराने अलाउड थे बाहर से, नहीं तो प्रेस भी आपको खुद करनी पड़ेगी। बट ये आपके साथ हो गया, व्हाट इज अबाउट दोस 90% जिनके साथ यही होता रहा है कि मैंने तो ये देखा है अपनी फैमिली में, मतलब मेल डोमिनेंसी जो पीक होता है, मतलब औरतें बोल नहीं सकती, हम चार अगर कहीं पे मर्द बैठे हैं, मतलब मेरा जो एरिया यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे भी मैंने बदलाव लाने की कोशिश की है, बट जब बदलाव लाने की कोशिश की है तब सवाल उठाए गए। एक पूरे समाज को बदलने में टाइम लगता है, और समाज पूरी तरह से कभी नहीं बदलता, बट अगर लार्जली समाज या सोसाइटी नए पैरामीटर को एक्सेप्ट कर ले तो आई थिंक यू डन अ गुड जॉब। तो जैसे कि कई घरों में आज भी ये प्रथा है कि पहले मर्द खाएंगे फिर औरतें खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा बदल रही है, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, क्योंकि उन घरों के बच्चे जब शहरों में आते हैं या एक्सपोज होते हैं मॉडर्न सोसाइटी सिस्टम से, तो वो रियलाइज करते हैं बैलेंसिंग एक्ट। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% बदलाव आ रहा है, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, टाइम लगेगा, बट आई थिंक जो अर्ली 80s या अर्ली 90s का इंडिया था और जो अब लेट 20s का इंडिया है, इसमें बहुत फ़र्क है। और वो फ़र्क मेरा तो एटलीस्ट देखा हुआ है पिछले 60 साल का फ़र्क, मेरे से बुजुर्ग भी हैं फैमिली में जो 80-85 साल के हैं, तो वो फ़र्क है, और वो फ़र्क अच्छा फ़र्क है, और ये लड़का लड़की की बात नहीं है, ये आई थिंक एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम बनता जा रहा है कि सब बराबर है। आपके 35 सालों का जो एक कॉर्पोरेट का अनुभव रहा है, कॉर्पोरेट में भी मतलब सब जगह जब जहाँ लोग होते हैं तो वहाँ पे एक दायरा तो होता ही है, सीखने का होता है, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग जाति से लोग होते हैं, अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो वो 35 सालों में कौन से ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस आपने देखे? देखिए, अगर आप इंडिया में देखें तो कल्चर डिफरेंसेस हैं, हमारी स्टेट्स, हम डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, जैसे कि बड़ा सिंपल एग्जांपल है, नॉर्थ में जब नवरात्रे होते हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाते, अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम नॉनवेज नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। वही अगर आप कलकत्ता में हैं और आप पूजा पंडाल में हैं तो वहाँ सब नॉनवेज मिलता है, वो भी देवी की पूजा कर रहे हैं, आप भी देवी की पूजा कर रहे हैं, बट आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका बेटर है, आपका गलत है। जब आप उस तथ्य से ऊपर उठ जाते हैं तो पूजा पूजा है, आप कैसे कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, आपका बिलीफ सिस्टम और दूसरे का बिलीफ सिस्टम, उसके बीच में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी। मैंने 15 साल इंडिया के बाहर काम किया, 13-14 साल, और वहाँ पे हर तरह के लोगों से मिला, मतलब मेरी एक ज़माने में टीम में एक बंदा इजिप्ट से था, एक कोलंबिया से था, एक ग्रीस से थी लेडी, एक साउथ अफ्रीका से थे, और मेरे बॉस जो थे वो अरबिक थे, इमराती थे, और वहाँ रमज़ान होता था। अब इंडिया में रमज़ान होता है मैं पता नहीं चलता, वहाँ रमज़ान होता पता चलता तो 1 बजे सब बंद हो जाता था, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा आपको बाहर, वर्ल्ड में आप खा नहीं सकते। लेकिन मेरे 10-15 साल में जो मैंने वहाँ चेंज देखा, 2007 का रमज़ान और 2017 के रमज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सो अगर सोसाइटी टॉलरेंट हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और अगर आप किसी भी रिलीजियस बुक के बारे में पढ़ें, मैं नाम नहीं लूंगा बुक्स का, बट कोई भी बुक पढ़े, कोई भी किताब में कहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा कि वो गलत है और हम सही। बिल्कुल सही बात है, किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं, आप समाज और घर से सीखता है इंसान। हाँ, एग्री 100। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो एक वे ऑफ लाइफ है, रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो सेम है। खुदा ना खास्ता आज आपको ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आप ब्लड बैंक में जाके हिंदू या मुसलमान का ब्लड नहीं, ग्रुप से मांगते हैं, और उस समय ये नहीं पूछते कि कहाँ से आया है, उसमें ब्लड चाहिए। सो वो एक डिफरेंट अप्रोच है, बट ये रिस्पेक्ट आपको घर से सिखानी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू टीच पीपल टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बिलीफ सिस्टम, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक साउथ इंडिया में जो 4 सिस्टर स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्रा, उसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि वो ऑल डिफरेंट स्टाइल से, अदर देन अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है भाषावाद को लेकर कर्नाटका में प्रॉब्लम चल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है,
बट दैट इज मोर सुपरफिशियल। मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, तमिलनाडु भी गया हूँ, केरला में भी जाता हूँ। जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते वो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते वो भी बात करते हैं आपसे। थोड़ी बहुत मलयालम आप समझ जाते हैं, थोड़ी बहुत वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, बात चल जाती है और किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग टिल द टाइम यू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप संवेदनशील हैं तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए, कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल जर्नी, हमने एक्टर्स के बारे में सुना है कि यार ये बहुत वर्सेटाइल है, ये सीरियस रोल भी कर लेता है, कॉमिक भी अच्छा करता है, एक्शन भी अच्छा करता है, डांस भी अच्छा करता है, सारे इमोशंस इसके अंदर है। आपकी बात करता हूँ कि आपने जितने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, तो आपके हिसाब से वर्सेटाइल का असली मतलब क्या है? देखो, वर्सेटाइल होने का मतलब, असली मतलब ये होता है कि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। आप लकीर के फकीर तो नहीं हो कि बस एक ही तरीके आप नई लकीरें लगा सकते हो, नए रास्ते बना सकते हो। और आई थिंक 2019 और 2000 के दशक में वैसे प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत भी थी। एक तरफ इंटरनेट ग्रो कर रहा था, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था, इंडिया में इकोनॉमिक बूम आ रहा था, तो सडनली वर्क फोर्स में मल्टी डायमेंशनल लोगों की बहुत ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए बहुत से लोग, मैं अकेला ही नहीं हूँ, उस दशक उन दशकों के अगर आप बहुत से लोगों से मिलोगे वो बहुत वर्सेटाइल थे। एचआर सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे थे, तो भाई तुम्हें चलो एचआर समझ में आता है, तुम एचआर भी देख लो। सेल्स सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे थे, मार्केटिंग सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। सो उस समय जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाली थ्योरी बहुत एप्लीकेबल थी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना आसान नहीं है, उसे हम ऑलराउंडर कहते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा, हाँ, कपिल देव जी थे एक जमाने में, ये सब ऑलराउंडर्स थे। तो एक ऑलराउंडर होना आसान बात नहीं है, तो वर्सेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर कितनी जल्दी निकल सकते हो। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, उनसे मुलाकात होती है, और उन्होंने जिंदगी भर एक ही पोजीशन में, एक ही तरह के सिस्टम में, एक ही तरह के काम में अपना समय गुजारा होता है। ये नहीं कि उन्होंने काम में कमाल नहीं किया होता, बट उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता अपनी चीजों के साथ। तो वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट हाउ डू यू वर्क आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के बाद आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। और इसको चेंज करने के तरीके भी हैं। कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको 21 से 22 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो आपके सिस्टम में चली जाएगी। सो यही कंफर्ट जोन है। आपका भी एक मंत्र है कि आप कहते हैं कि मतलब जब सही इनोवेशन, सही लोग मिलते हैं तो मतलब ग्रोथ होती है। तो रियल वर्ल्ड में इनोवेटिव लोगों को मतलब कैसे आप सपोर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं? I will compare this to a growing plant in your house. अगर आप रोज जाके प्लांट को छेड़ेंगे, रोज पानी डालेंगे, रोज खाद डालेंगे, थोड़े दिन में मर जाएगा। लेकिन अगर आप उस प्लांट को एक नेचुरल नर्चरिंग देते हैं, एक स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं, तो वो ग्रो करेगा, फूलेगा, फलेगा। इसी तरह से जब आप इनोवेटिव लोगों से मिलते हैं, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आप सबसे बेहतर नहीं हो, आपसे बेहतर लोग हैं इस दुनिया में। वो जो बेहतर लोग जब आपसे मिलते हैं तो उसे रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी से कुछ सीखना है तो सीखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप तभी सीख सकते हो नई चीज़ों को जब आप आगे बढ़ते हो। सो मैं इसमें एक एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं आर्चीज में था, आई वाज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वेरी सीनियर इन द सिस्टम। हम कार्ड्स प्रिंट करते थे, हमारी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी, हेडलबर्ग की मशीनें लगी हुई थी। हमारे वहाँ एक शर्मा जी होते थे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। बेसिकली फैक्ट्री के अंदर क्या कब छपेगा, कैसे छपेगा, वो तो उनका नाम लेके हर मीटिंग में कंप्लेंट आती थी कि शर्मा जी हमारा काम नहीं करते। तो मैंने कहा ये शर्मा जी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, इनसे मिलना चाहिए। तो मैं उनके ऑफिस में पहुंचा और उनकी दीवार के ऊपर एक बड़ा प्यारा पोस्टर बना के उन्होंने लगाया हुआ था, आर्टिस्ट से ड्रॉ का। तो उसमें लिखा हुआ था प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रायोरिटी ए अनिल मूलचंदानी, प्रायोरिटी बी जगदीश मूलचंदानी, प्रायोरिटी सी प्रमोद जी, और मेरा नाम भी था उसमें, प्रायोरिटी विनीत कपिल। तो मुझे ये क्या है? कहता है जब मेरे पास कोई आता है कि मेरा काम प्रायोरिटी में, कहता हूँ भाई बता दे इसमें तो कहाँ पर है। So I love that poster still stayed with me. Luckily, unluckily I don't have the photograph for it. तो मैंने उनसे बोला कि दिक्कत क्या थी? कहते हैं आपने कभी प्रिंटिंग करी है? मैंने कभी नहीं करी। तो कहता है थोड़े दिन मेरे साथ प्रेस में आके बैठो ना। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ। तो दिन में जब पॉसिबल नहीं था तो मैंने उनसे डिसाइड किया कि मैं शाम को ऑफिस जाने के लिए, रात में प्रिंटिंग चलती थी, तो मैं रात को आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा।
और मैंने कम से कम 3 हफ्ते उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस में स्पेंड किए। पहले 1-2 दिन तो ऑब्वियसली मैं प्रिंटिंग रूम में बैठा हुआ था और सामने मशीनें चल रही थी, बट धीरे धीरे एक ऑफसेट मशीन का रोलर कैसे बदलते हैं, उसमें प्लेटें कैसे लगती हैं, कागज कैसे लोड होता है, कैसे कागज सिलेक्ट होता है, कार्ड का डिजाइन कैसे लोड होता है, वो सब उनसे सीखा। हाँ, सारी कहानी उनसे समझी और फिर रियलाइज किया कि उस बेचारे की जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस क्योंकि कभी कभी कलर करेक्शन आउट हो जाता है, पता लगा कि 500 शीटें छप गई लेकिन गुलाबी की जगह एकदम लाल रंग आ रहा है कार्ड में, चाहिए गुलाबी। तो बेचारा फिर अब उसको सुबह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कागज वेस्ट हो गया। सो शर्मा जी के साथ काम करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जब भी काम में हैं थोड़ा सा कस्टमर का पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा लोगों का पर्सपेक्टिव, थोड़ा दुनियादारी समझना बहुत जरूरी है। और आज की जो भी आप बड़ी सक्सेस को देख लो, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या अर्बन कंपनी हो, हम इनको स्टार्टअप्स कहते हैं, हम इनको फॉर्च्यून 500 कंपनी कहते हैं, बट आप ये समझे कि इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और एक नीड बेस्ड कस्टमर की जो नीड समझी है उसकी वजह से ये सक्सेसफुल है। हाँ, मतलब इन्होंने पेन पॉइंट को समझा, इन्होंने उस पेन पॉइंट को पूरा किया है। सो लोग आपसे जब कुछ भी काम कराते हैं या जो भी माल खरीदते हैं या आपके पास बिजनेस के लिए आते हैं, वो किसी अपने दुख दर्द को कम करने के लिए आते हैं। Exactly. ये बहुत बहुत जरूरी है लोगों को समझना। बीइंग अ बिजनेस कोच, जब लोग हमसे मिलते हैं ना, उनको ये लगता है ठीक है कि बस पता नहीं क्या ये मंत्र मारेंगे या झाड़ू कुछ ऐसा मार देंगे कि सब कुछ हो जाएगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चाहिए क्या ऑडियंस। सबसे पहली बात ये है कि आप क्या प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ रहे हैं और वो सलूशन आगे कैसे एक आदमी की लाइफ को इजी बना देगा। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि जब आप किसी नए बिजनेस में जाते हैं, जो कि 35 सालों में आपने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, अलग अलग डोमेन में आपने काम किया है, तो कोई भी एक बिजनेस जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो आपके हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए? देखो, कोई भी बिजनेस जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसकी एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि उसकी पुरानी कहानी कहीं खत्म हो रही है और उसे एक नई कहानी की जरूरत है। जो बड़े बिजनेसेस का अगर मैं नाम लूं, जैसे नोकिया, ब्लैकबेरी, जो दो बहुत बड़े एग्जांपल हैं हमारे टाइम के, इनकी पुरानी कहानी खत्म हो रही थी, इन्होंने नई कहानी नहीं बनाई, तो आज बेचारे नहीं है। ऐसे बहुत है, कोडेक है, बहुत है। तो आई एम श्योर इंटरनेट इज फुल ऑफ सच केस स्टडीज। बट इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर बिजनेस में जो चेंज शुरू होता है वो चेंज होता है 3 रीजन से। या तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं रहा, या कस्टमर की नीड अब रेलेवेंट नहीं रही, या आपके प्रोडक्ट के हेयर से प्रोडक्ट्स आ गए जो बेटर हैं आपके प्रोडक्ट से। सो पुरानी कहानी खत्म हो रही है, नई कहानी शुरू हो रही है। ये दोनों चीजें तो एक जैसी होगी ना विनीत जी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया विच इज नॉट रेलेवेंट, या कस्टमर की नीड रेलेवेंट नहीं है, बात तो एक ही है, आप ऐसी चीज बना दे रहे हो जो कस्टमर चाहता ही नहीं। देखिए, जो बिजनेसेस, एक होता है आपका रॉन्ग प्रोडक्ट अप्रोच, वो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का चैलेंज है। बट जैसे नोकिया था, नोकिया वाज वंस अपॉन अ टाइम वाज मोस्ट सक्सेसफुल फोन इन द वर्ल्ड। मैंने हर कम्युनिकेटर यूज किया है, इसलिए मुझे पता है। बट फिर ब्लैकबेरी आया और नोकिया सडनली गायब हो गया, फिर एप्पल आया और ब्लैकबेरी धीरे धीरे गायब हो गया, और फिर व्हाट्सएप आया और सब गायब हो गए। तो व्हाट इज द रीजन? मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। मान लीजिए नोकिया जैसे कंपनी है, तो जो उनके टॉप नॉच लीडर्स थे, ठीक है, तो ए ग्रेड के जो उनके लीडर्स थे, जो डिसीजन मेकर थे, कि उतने तो ज्यादा वो समझदार होंगे कि कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, हम कितने इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आ रहा है मार्केट में, लोगों को क्या पसंद है, क्यों नहीं अपडेट किया उन्होंने? सो देखिए, मैं खैर उनके साथ मैंने काम नहीं किया, बट इसके अंदर एक फिनोमेना होता है शैडो ऑफ लीडरशिप। आप जैसे बड़े बड़े लीडर बनते चले जाते हैं, एक्सेप्ट करना कि आपके आसपास दुनिया बदल रही है बहुत मुश्किल है। इसका मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, और मेरे को बहुत टाइम लगा ये बदलने में। जब मैं 2019 में इंडिया वापस आया और उसके बाद कोविड का हमने अनसर्टेनिटी देखा, और कोविड के बाद जब हम दोबारा वर्क फोर्स में गए, लोग काम करना शुरू किया, तो एक बहुत डिफरेंट अप्रोच देखी लोगों की तरफ से, जो कल्चर हमारे ज़माने में शायद हमने कभी सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं था। हाइब्रिड वर्किंग, बिल्कुल, रिमोट वर्किंग और ऑन डिमांड वर्किंग। नाउ दीस आर यूनिक कॉन्सेप्ट। हमारे ज़माने में तो सीधा भैया सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है और शाम को 6 बजे तक बैठना है, और उसके बाद भी बॉस को बाइक किए बगैर घर नहीं जाना है। तो अगर उसने 6 बजे बोल दिया नहीं अभी 2 घंटे और बैठ जाओ, तो फर्क नहीं पड़ता, बैठना है। लेकिन आज लाइफ बहुत डिफरेंट है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब आप एक लीडर होते हो तो आपको चेंज एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और आई थिंक ये जो कंपनी है, विदाउट गेटिंग इनटू मोर डिटेलिंग ऑफ देयर पीएनएल एंड ऑल, इन्होंने शायद चेंज को एसेस नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, या उस स्पीड से एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो नोकिया हो,
या कोडेक हो, फॉर एग्जांपल सडनली आप सोचो कोडेक हो या कैनन कैमरास हो, कोई अब सडनली आज कोई कैमरा नहीं खरीदता, हम सबके पास कैमरास होंगे शायद घर में कहीं ना कहीं, बट अंटिल जो एफिशिएंटो फोटोग्राफी आप जाके डीएसएलआर कैमरा नहीं खरीदोगे बिकॉज़ योर आईफोन इज गुड इनफ। यस, आज 90% ऑफ न्यूज़ चैनल आर यूजिंग आईफोन फॉर कवरिंग न्यूज़। Yes. एक जमाने में हाई एट कैमरास होते थे, बीटा कैमरास होते थे, हाँ। ड्रामेटिक कैमरास होते थे। यस, यस। So life has changed around you. So what you need to understand is change is there. Like the other big shift which is happening now and जो हमें accept करना पड़ेगा, और पेसिमिस्ट अभी भी कहते हैं कि ये शिफ्ट कामयाब नहीं हुआ, ईवी व्हीकल। तो मैं किसी लोगों से बात करूँ, यार ये 5 साल के बाद बैटरी का क्या होगा? मेरे भाई 5 साल के बाद ऑक्सीजन ही नहीं होगी सांस लेने के लिए फॉसिल फ्यूल की वजह से, तो बैटरी को कौन ढूंढेगा? सही बात। सो समझना ये कि चेंज आता है और सडनली वो चेंज टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और जब वो बर्स्ट करता है तो तब हम कहते हैं अरे ये क्या हुआ? जैसे कोविड से जैसे हम लोगों ने सेल्फ वेलनेस के बारे में सीखा, आज लोग वेलनेस की बात करते हैं, कोविड से पहले कौन करता था? एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ की बात होने लगी है आज। मतलब आज के 25-26 साल के बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, लड़के लड़कियों से मेरे साथ खाना है, वी वांट मेंटल हेल्थ बैलेंस, वर्क बैलेंस। तो हमारे ज़माने से 25 साल की उम्र में हमने तो आज साइकियाट्रिस्ट के पास जाना फैशन है या इम्पोर्टेंट है। एक जमाने में साइकियाट्री का जाना बंदा उसको पागलों का डॉक्टर बोलता है। हाँ बिल्कुल, ये तो इसका तो पागलों का डॉक्टर। सो वर्ल्ड हैज चेंज अराउंड अस। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि क्या बदल रहा है हमारे चारों तरफ। वर्कफोर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में क्या चेंज आ रहा है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है या मार्केट तो नहीं बदल रही है हमारे चारों तरफ। So, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े जेंट्स होने के बाद ना वो अवेयर तो हर एक चीज से होते हैं, बट एज यू सेड कि उनको वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार अलाइनमेंट करने में दिक्कत होती है। सो इसमें मैं किसी को गलत या सही नहीं कहूंगा, बिकॉज आज हम उनके उन इंटरनल हालात को नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि पता सबको होता है कि मतलब क्या करना चाहिए, तो एक चीज होती है कि एग्जीक्यूशन, एक चीज होती है स्ट्रेटजी। आपके हिसाब से कौन सी चीज पहले आती है? ये सवाल सब लोग मुझसे पूछते हैं। स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन इज लाइक अ टैंगो डांस, इट्स टू टैंगो। आप अकेले अगर अच्छी स्ट्रेटजी है, एग्जीक्यूशन नहीं है, दिस इज लाइक हैविंग अ गुड कवर विदाउट अ बुक। एंड अगर आपके पास अच्छी एग्जीक्यूशन है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो इट इज लाइक हैविंग द बेस्ट थिंग्स अवेलेबल बट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम। सो स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेम ऑर्केस्ट्रा। एक कंडक्टर है तो बाकी म्यूजिशियंस हैं। सो अगर आपको एक हार्मनी में, एक यूनिसन में म्यूजिक बजाना है, तो स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी आपको डायरेक्शन बताती है और एग्जीक्यूशन आपको उस डायरेक्शन में चलाती है। और मुझे ऐसा लगता है एग्जीक्यूशन करने वाले लोग ना फियरलेस होते हैं। लाइक मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपकी अप्रोच भी काफी फियरलेस है। लाइक एक टाइम था जब आपको एस्कॉर्ट में ऑफर मिला था, और बहुत बड़ा ऑफर मिला था टू वर्क विद देम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट जब आप एक डिसीजन लेते हैं, एक ऐसा डिसीजन जो बहुत बड़ा बदलाव लाता है आपकी जिंदगी में, तो आप क्या सोच करके वैसा डिसीजन लेते हैं? देखो, डिसीजंस के अंदर एक बड़ी खास बात है डिसीजन मेकिंग की। आपकी जो जीवन है वो सम टोटल होता है आपके डिसीजंस का। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने अच्छा डिसीजन लिया। मजे की बात है, डिसीजन गलत और सही नहीं होता, डिसीजन डिसीजन होता है। उस डिसीजन से जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो एक सुखदायक डिसीजन होता है, और अगर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग डिसीजन हो जाता है तो वो आपको एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। तो डिसीजन की एक खास बात होती है, डिसीजन या तो आपको खुशी देके जाएगा या आपको वाइजर पर्सन बना के जाएगा। तो इसलिए डिसीजन ना तो गलत है ना सही है, बट डिसीजन लेना जरूरी है। और जब भी कोई मैं बड़ा डिसीजन ले रहा होता हूँ, अगर पर्सनल लेवल पे लेना है, तो मैं उसमें 2-4 चीजें जरूर देखता हूँ कि मेरे इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किन किन लोगों को तंग करेगा या तकलीफ में, किसी को तकलीफ में तो नहीं डालेगा, या मेरे इस डिसीजन से मेरे परिवार पे, मेरे मित्रगण पे, मेरे दोस्तों पे, जानने वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सम डिसीजंस यू हैव टू टेक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दोज फैक्ट्स आर अनचेंजेबल। So that could be decisions about your work-life balance, your health, your eating habits, which are more personal to you. Yes. Some decisions are taken on emotional facts. Yes. Like you may have a family member or a friend who is toxic.
यस। एंड नाउ द टाइम हैज कम टू लेट देम गो। वो जरूरी होता है बिकॉज टॉक्सिक लोग आपके माहौल को टॉक्सिक बना देते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या वो इमोशन नहीं है, आप टॉक्सिसिटी को कैसे मैनेज करते हैं। फिर कुछ प्रोफेशनल डिसीजन होते हैं कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, जीवन में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन क्या डिसीजंस कर रहे हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि आपको इवैल्यूएट करना होता है। कई बार डिसीजंस फैमिली इमोशन के साथ जुड़े होते हैं। इंस्पायर्ड यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन बट यू डोंट टेक अ डिसीजन। तो इन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक लाइफ का हिस्सा है। बट एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा without making any decision. Coming more to the business, if you are taking hardcore business decision, whether it is for process, people or a project, तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए उसके अंदर कि अगर people है तो मेरे इस डिसीजन से इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके आसपास के सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो ये तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक और पीस ऑफ एडवाइस है, जो कई बार क्या होता है आप रिएक्टिव डिसीजन लेते हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लिए हैं और बाद में रिपेंट भी किया है, ऐसा नहीं कि सारे सही थे। बट आफ्टर स्पेंडिंग 35 years in corporate world and working across multiple people and multiple companies, आज मैं समझता हूँ कि रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। इफ यू कैन स्लीप ओवर अ डिसीजन यू विल बी इन अ बेटर स्पेस टू टेक अ डिसीजन। मतलब टाइम दीजिए। हाँ, गिव इट टाइम, उसको टाइम देना जरूरी है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, मेरा एक तब से आप बातें कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ उस टाइम पे जब आपका बचपन होगा। आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी है। हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत कुछ है, गूगल है, आज तो चैट जीपीटी है, एआई है। मतलब हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम वी आर जस्ट 2-3 क्लिक्स अवे। आपका जो टाइम था व्हेन यू वर इन स्टूडेंट एज, तो आपके लिए सोर्स ऑफ लर्निंग क्या होता था? ऑल दोस बुक्स या और भी कुछ चीजें थी? देखिए, हमारे टाइम में डेफिनेटली ये सब नहीं था और हम लोग मोर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी या नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी में रहते थे। आज हम स्किल ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं। स्किल इंपॉर्टेंट है, नॉलेज अवेलेबल है और काफी अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल है, क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन हमारे ज़माने में नॉलेज आसानी से नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे ज़माने में जो नॉलेज बेयरर्स थे वो बड़े हेल्पफुल थे। सो भाई लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे समर वेकेशन के लिए, तो एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये ट्रेन अपने आप दिल्ली से मुंबई कैसे पहुँच जाती है। तो मैं मुश्किल से 15-16 साल का रहा हूँ। तो ट्रेन में हमारे सीटों में हम बैठे हुए थे, रिजर्व कंपार्टमेंट, तो टीटी साहब की सीट वहाँ थी, वो बैठ गए। तो मेरे से बात करने लगे, स्कूल में पढ़ते हो ये वो। मैंने उनको पूछा, बताइए अंकल ये ट्रेन कैसे पहुँच जाती है। एंड उन्होंने मुझे पूरा ट्रैक चेंजिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, इंजन ड्राइवर कैसे काम करता है, मतलब 1-1.5 घंटे में उन्होंने मुझे एक पूरी कहानी सुनाई। और वो आज भी मेरे साथ है। एंड आई थिंक ट्रेन का सिस्टम आज भी बदला नहीं। ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन एडवांस्ड बाय कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन हो गया होगा, सब हो गया होगा। बट ट्रैक चेंज होने का जो फिनोमिना है, आज भी आपको कांटा बदलते हो या कांटा इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली बदला जाता है, पहले एक फिजिकल आदमी जाके बदलता था। सो नॉलेज देने के लिए लोग थे। मुझे याद है मैं अपनी एनडीए की तैयारी कर रहा था और हमारे एक ब्रदर फ्रेंड थे, उनके एल्डर ब्रदर ऑलरेडी आर्मी में थे। तो हमने उनको बोला, भैया हमें बताइए कैसे। वो बेचारे छुट्टी पे आए हुए थे, एनुअल लीव पे थे अपनी, और उन्होंने बड़े प्यार से हमारे को बैठ के पढ़ाया, पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे पढ़ना है, यूपीएससी में फॉर्म कैसे मिलेगा। सो हमारे जमाने में सोसाइटी एट लार्ज वाज वेरी हेल्पफुल। So we were, I think, blessed to grow up in connected society. Today we are connected to be disconnected kind of a story. yes. हम connected तो हैं, but not on a physical space. हम digital space में connected. But हमारे ज़माने में हम physical space में connected थे। मतलब to such an extent के मेरे 12th standard तक मैंने दोपहर का लंच कभी अपने घर में नहीं किया। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते थे, जवाहरनगर एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ लगता। So गली के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस आंटी को मैं स्कूल से आता दिख गया, उन्होंने घर में बुला के खाना खिलाया। What a blessing. वो ब्लेसिंग है। मतलब मेरे को याद नहीं कि मेरी वाली टीचर थी, वो स्कूल में होती थी, फादर ट्रैवल करते रहते थे, हम दोपहर में भाई बहन आते थे, कोई भी आज ये बना बेटा तुम ये खा लो, उन्हें पता था हमें क्या पसंद है, तो आंटियां बुला के भी खिला देती थी खाना। कमाल होता। सो मतलब फ्रूट आया है किसी घर में, तो फ्रूट कटा है, तो अगर तरबूज आए हैं और कटे हैं तो अपने घर में आएंगे,
हाँ, ये हमने हमने जब हम छोटे थे हमने तब तक भी देखा है। बट मुझे एक और चीज़ जाननी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। ये जो ट्रैक जिसके ऊपर हम बात करने वाले थे, थोड़ा-सा डाइवर्ट ज़रूर होगा इस पूरे कन्वर्सेशन में। कमिंग बैक टू यू कि जब वो समय था, आप ये सारी चीज़ें देखते थे, ऐसा हो रहा है, सोसाइटी हेल्प कर रही है, आस-पड़ोस के लोग आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। नॉर्थ में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, मैं साउथ में भी गया हूँ, कुछ समय के लिए गया हूँ। तो एक फील मुझे आया कि नॉर्थ में ना लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं चाहते आज के टाइम में, मतलब हाथ पकड़ के खींचने वाली बात नहीं है। साउथ में उल्टा है, साउथ में लोग हाथ पकड़ के खींचते हैं कि चलो अगर मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें भी यहाँ तक मैं खींचता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कल्चर है। और जो आपने बताया कि पहले लोग हेल्प करते थे, आज अगर आप किसी के बच्चे को जबरदस्ती बुला करके पकड़ के खाना खिलाओगे ना, तो आपके ऊपर केस हो जाने वाला है। नहीं देखिए, उसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। शायद ये पहले भी होता होगा, लेकिन आज हर जो भी होता है वो बहुत प्रोनाउंस हो जाता है डिजिटल मीडिया की वजह से, न्यूज़ की वजह, और एक भय सा बैठ गया है सोसाइटी। उस जमाने में भी होगा, लेकिन उस जमाने में न्यूज़ बहुत स्लो ट्रैवल करती थी। आज न्यूज़ बहुत इंस्टेंट, मीडिया नहीं। सो आज लोग ओवर कॉशियस हो गए। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लोगों के साथ स्पेंड करो तो कोर में लोग आज भी एम्पैथेटिक हैं, आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। बट सोसाइटी थोड़ी सी आई थिंक थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं भी सोसाइटी में ही रहता हूँ, नोएडा में, ग्रैंड में, और लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे की तकलीफों को समझते हैं, मौका लगने पे हेल्प करते हैं। कोविड में हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी जहाँ लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की हेल्प करी। सो आई थिंक नॉर्थ और साउथ का ये कंपैरिजन सही नहीं है। दोनों सोसाइटियां इक्वली इंक्लूसिव है। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि यस, ओवर द इयर्स, ओवर द जनरेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड उसके लिए भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। सोसाइटी की एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस हम सुनते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस के बारे में हम सुनते हैं, तो आदमी थोड़ा ओवर कॉशियस हो जाता है। बट एक चीज आपको नहीं लगता विनीत जी कि मतलब डिजिटलाइजेशन आने से या डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से, सोशल मीडिया आने से हम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड से हो चुके हैं कि हम अपनी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। हमने कभी सोसाइटी को उतना समय देने की कोशिश भी नहीं की, एंड इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ कि आप अगर कुछ देंगे नहीं तो रिटर्न में क्या मिलेगा। भाई देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना डिजिटल दायरा जैसे आप बढ़ाते रहते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट के साथ, इसी तरह आपको अपना फिजिकल दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। यस। और फिजिकल दायरा बढ़ाने के लिए आपको लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली जिनको मिलेनियल्स या उसके बाद वाली जेन ज़ी बोलते हैं या अल्फा, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उनमें काफ़ी कमराड। They may not connect with people like me on that level, but आपस में अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। They're also एक उनके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो इम्पोर्टेंट कनेक्शन बन रहा है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। I see lot of young kids doing lot of things. Yes. So I think we are in different age and time. युग तो नहीं बोलूँगा, तो पहले वाला अच्छा था या आज वाला अच्छा, ये कंपैरिजन भी फेयर नहीं है। So कई बार हम लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि भाई हम अपने एक ज़माने में हैंडपंप से भी पानी पी लेते थे, आज हैंडपंप भी नहीं बचते। सो समय बदल रहा है, तो समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन को इसको हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं बदलते, फिर समय का अपना तरीका होता है, समय उन्हें बुला देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोविड आने से पहले वी वर नॉट सो मच इनटू कि यार डिजिटली हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम कैसे पढ़ सकते हैं, जैसा आपने बात किया। बट कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत कुछ देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन एक टाइम था, मतलब इंटरनेट का जन्म आपके जन्म के बहुत बाद का जन्म है, तो उस टाइम तो आपको ये बहुत यूनिक सा लगता होगा, यार चीजें ऐसे कैसे हो जा रही हैं। जैसे आज हमें एआई को मतलब बहुत बड़ी चीज हमें तो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। मैंने बहुत छोटे स्टिंट के लिए कंप्यूटर सेल्समैन का भी काम किया है। ओके। और उस जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्यूटर के ऊपर रिबेट दी थी इनकम टैक्स में। तो हमारे पास बेस्ट कंप्यूटर जो हम बेचते थे वो था 486 XT, जिसकी हार्ड ड्राइव सिर्फ 40 MB की होती थी। ओह माय गॉड। और कोई 40 से 80 MB मांगता तो हम उसे ऊपर से नीचे तक देखते, भैया क्या करेगा 80 MB का। और आज आई थिंक आप जो डिवाइस कैरी कर रहे हो उसकी हार्ड ड्राइव होगी 128 GB तो मिनिमम होगी। मेरे इस रूम में आई थिंक 512 वाले भी घूम रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट बात ये कि चीजें बदलती हैं आपके चारों तरफ, और बदलाव को एक्सेप्ट करना एक जरूरत भी है और एक कला भी है। नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, नहीं करोगे। सर आज के टाइम में बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने बहुत सारे बिजनेसेस को यूनिकॉर्न बना दिया है।
डिजिटल होने से, क्योंकि हम लोगों के पास रीच नहीं था, ऐसी कंपनीज भी हम तक अब पहुंच रही है। सो आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार कब देखा और आपके अकॉर्डिंग वो कितना सही रहा उस टाइम इंडस्ट्री के लिए? ये थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, थोड़ा पुराना लगेगा। मैं फर्स्ट वेव ऑफ इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स में से हूँ। 2000 में मैंने आर्चीज ऑनलाइन लॉन्च किया था। आर्चीज वाज द फर्स्ट कंपनी टू गेट अ पेमेंट गेटवे फ्रॉम सिटी बैंक। जो आज आप पेमेंट करते हैं मोबीक्विक से, Razorpay, हाँ, Razorpay से, ये सब नहीं थे उस जमाने में। और उस जमाने में जो फर्स्ट वेव ऑफ इंटरनेट D2C ब्रांड्स आए थे मार्केट में, उसमें आर्चीज ऑनलाइन था, फर्स्ट एंड सेकंड .com था, जल्दी.com था, नौकरी.com था। इन टाइम्स इंटरनेट उस समय ग्रो कर रहा था। विनीत जैन जी उसे डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे खुद। एक एंटरप्रेन्योर का नाम यहाँ लेना चाहूँगा, आशीष कश्यप, जिन्होंने iBgo.com बनाया और अब इंडिया मनी के CEO हैं। वो हमारे पार्टनर्स में से होते थे। सो जो iBgo आज iBgo है वही? हाँ, वो iBgo के फाउंडर हैं। Oh my God. और उन्होंने वो कंपनी मेक माई ट्रिप को बेची और अब उसके बाद उन्होंने इंडिया मनी करके, इंडी मनी करके फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाया। आशीष वाज वेरी क्लोजली वर्किंग विद अस एट आर्चीज ऑनलाइन, और उनकी सिस्टर शबानी कश्यप सिंगर हुआ करती थी आर्चीज म्यूजिक की। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, बिजनेस ग्रो क्यों किए हैं, कि आपको ट्रांसपेरेंसी मिली है, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन हैज ग्रोन, and capability of a common man to transmit information has become far more stronger. पहले information was controlled by few media houses and newspapers. आज कोई भी किसी भी टाइम पे कुछ भी ट्रांसमिट कर सकता है, and that is also become well. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि फेक न्यूज़ का भी एक जमाना चल पड़ा है। बट आई थिंक समझदार लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, उनको पता है कि फेक क्या है, सही क्या है। बट ऐसे हर नए चीज का प्रोज और कॉन्स होते हैं, ऐसे डिजिटलाइजेशन के भी प्रोज और कॉन्स हैं, बट आई थिंक प्रोज ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेवोल्यूशन। But first experience of digital transformation for me was my visit to US in 2000. I went to get training at American Greetings. Okay. And मैंने वहाँ पे देखा कि डिजिटल और इंटरनेट और AOL करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था अमेरिका ऑनलाइन। AOL लाइकॉस करके एक सर्च इंजन होता था, याहू होता था, तो गूगल नहीं था। सो इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सपीरियंस किया और टाइम्स स्क्वायर पे खड़े होकर जो मैंने डिजिटल इम्पैक्ट देखा, एडवर्टाइजिंग का, डिजिटल स्क्रीन देखी, दैट वाज अ ब्रेथ टेकिंग, मतलब दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली इंडिया हैज gone leaps and bounds from there now. Things have changed. यहाँ पे बहुत कुछ नया हो गया है. But that was my initial introduction to digitalization. So आज के टाइम में जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? देखो, बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ और बोलते हैं डिजिटल मेरे लिए नहीं है। हाँ. अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आप अपनी दुकान पे साइन बोर्ड लगाते हो, साइन बोर्ड चाहे किसी भी दुकान हो आपकी, कैसा भी बिजनेस हो, आप या तो नेम प्लेट या साइन बोर्ड लगाते हो। आज डिजिटल डोमेन भी उसी साइन बोर्ड की तरह है। आपको एक हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक आपकी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका गूगल का प्रोफाइल पेज अच्छा बना होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया के पेजेस क्लीन होने चाहिए, उसमें अपडेट होना रोज का जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें एक जेन्युइन करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केट स्पेस ग्रो कर रहा है। आज मुझे कुछ भी ढूंढने से पहले, मैं किसी को चाहे मिलने जा रहा हूँ, किसी कंपनी में जा रहा हूँ, किसी से बात करने जा रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं रिसर्च करता हूँ। और आज रिसर्च खाली गूगल तक सीमित नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो अमेजोन पे रिसर्च करता हूँ, भाई इसको क्या रिव्यू मिले, अमेजोन पे कितना माल बिका है पिछले महीने में। फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, और अब AI टूल्स आ गए हैं, मैं उसके थ्रू रिसर्च करता हूँ, गिव मी टॉप 10 प्रोडक्ट्स, इस कैटेगरी में कौन है। परप्लेक्सिटी है, आपका कोपायलट है, जेमिनी है। नाउ एंड दिस इज रियलिटी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब इट इज लाइक जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे डिजिटली प्रेजेंट होना भी जरूरी है, बोथ फॉर प्रोफेशनल या किसी छोटे बड़े और बहुत बड़े बिजनेस के लिए। अभी किसी टॉप बिजनेस टाइकून ने कहा था कि अगर आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग या AI का यूज नहीं कर रहे हो तो आप बाकियों से बहुत पीछे हैं, बस आपको एहसास नहीं होता है। Digital marketing is like those essential vitamins which you should take
एट द राइट टाइम। एट द राइट टाइम। सो लेकिन अभी चैलेंज क्या हो रहा है कि जिस तरह के सिनेरियो में हम लोग जी रहे हैं, आई थिंक डे वन से बच्चों को विटामिन देना शुरू कर देते हैं, तो बिजनेस में भी करना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। वन मोर क्वेश्चन है कि आपने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में काम किया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा कि अफगानिस्तान बहुत पीछे है एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, तो वहाँ पे भी 3G चल रहा है, वहाँ पे अभी भी वो वाउचर से रिचार्ज कर ले रहे हैं लोग। तो जब आप वहाँ के लोगों के साथ काम करते हैं, आपने मेंशन किया था कहीं पे तो कि आपकी फाइनेंशियल टीम कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से थे या अलग देशों से थे, तो एक डाइवर्स टीम को लीड करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। देखो हम एक बात को आपको समझना जरूरी होगा, जो डाइवर्स टीम्स होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो कैपेबिलिटी पे सेम बेंचमार्क पे होती हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग अफगानिस्तान से आते हैं वो बैकवर्ड होते हैं, या जो लोग श्रीलंका से आ रहे हैं वो बैकवर्ड होते हैं, नहीं। जो लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं 99.9% वो या तो अमेरिकन या यूरोपियन एजुकेटेड होते हैं, तो दे आर आइदर अहेड ऑफ अस और दे आर इक्विवेलेंट ऑफ अस। ओके ओके। सेकंड चीज ये होती है कि देखो दुनिया में किसी भी टीम को लीड करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक है एम्पैथी, दूसरा है एहसास। अगर आपका एहसास सही है, आप लोगों की इमोशन को समझ सकते हो। मैंने कहा ना, घुटने में दर्द किसी को अरेबिक में नहीं होता, किसी को इंग्लिश में नहीं होता। घुटने का दर्द घुटने का दर्द है, उसकी कोई भाषा नहीं होती उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई देश नहीं होता, दर्द दर्द है। तो अगर आप इंसान का दर्द समझ सकते हो, इंसान की भावनाओं को समझ सकते हो, आप किसी भी टीम को लीड कर सकते हो। आपको कल्चरल रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। दिस इज 2014 या 15 की बात है। हमारे बॉस मिस्टर अहमद अकील अब्दुल रहमान ने एक अलग से रूम में रमजान के टाइम में पानी की बोतलें और खाने के सामान को रखवा दिया, क्योंकि हम काफी नॉन अरबिक नॉन मुस्लिम लोग थे फ्लोर। उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली कि भाई जिसको खाना पीना हो उस कमरे में जाके खा पी ले, जो कि कुछ साल पहले तक अलाउड नहीं होता था। आप पब्लिक में कुछ नहीं खा सकते, आप अपनी गाड़ी में छुप के कोने में बैठ के खा सकते। उन्होंने हमारी कल्चरल रिस्पेक्ट करी। रिटर्न में हमारी टीम ने क्या किया, वो रूम किसी ने 25 दिन तक यूज नहीं किया, क्योंकि किसी को ये एहसास होना कि जो सुबह से प्यासा है और उसके सामने मैं एक कमरे में जाके पानी पीऊं, प्यास तो उसे लगेगी ही लगेगी, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है। अगर मैं ये चीज शायद इंडिया में नहीं हम करते, क्योंकि इंडिया में फर्क नहीं पड़ता किसी को, एक डिफरेंट सोसाइटी है, ना हम गलत हैं ना वो गलत है, अपनी अपना तरीका, अपना अपना तरीका। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि वहाँ पे प्रेयर टाइम होता था 12:30 बजे, तो हम 12:30 से 1:30 बजे के बीच में कोई मीटिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको सबको प्रेयर करने जाना है, उनका सिस्टम। वो दिन में 5 बार प्रेयर करने जाते हैं, एंड यू कांट से नो टू देम, दैट इज देयर वे। इसी तरह से जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैं हर दिवाली पे उनसे जाके छुट्टी मांगता था, मैं दिवाली पे इंडिया जाऊंगा, तो वो कभी मना नहीं करते थे। उनको पता था कि जैसे हमारा ईद है, इनका दिवाली है, जरूर जाएंगे। सो ऐसा भी टाइम रहा मेरे साथ उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए कि ईद के टाइम पे वो छुट्टी पे थे, लेकिन मेरी टीम के नॉन मुस्लिम काम कर रहे थे उस समय, जबकि पूरा हफ्ता छुट्टी होती है, लेकिन हम सब काम कर रहे थे बिकॉज कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक भावना को जब आप समझते हो ना, इमोशन को समझते हो लोगों की, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और इमोशन को भाषा की जरूरत नहीं होती। इमोशन इज लैंग्वेजलेस। अगर मैं आपकी तरफ एक पॉजिटिव इमोशन रखता हूँ, आप क्या भाषा बोल रहे हो, आप दुनिया के किस कोने से हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो लाइक कई बार होता है फ्लाइट में मेरे साथ, मतलब हम हाथ में ये लाल धागा पहनते हैं, वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू मॉस्को, और मेरे साथ बिजनेस क्लास में एक जेंटलमैन बैठे हुए थे। बिजनेस क्लास में सीटों में ऐसा होता है कि गैप होता है, लेकिन फिर भी अब तो उनको नॉन वेजिटेरियन खाना आया, अभी मेरे खाने का उनको पता नहीं था। बोले सॉरी मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं सरप्राइज, एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बिजनेस क्लास में कोई ये सवाल आपसे पूछ रहा है, उसने मेरे को जानता नहीं, उसने सोचा मैं हिंदू हूँ, मेरे धागा बंधा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि मैं भी शायद नॉन वेज खाता हूँ। लेकिन उसने मेरी एक फीलिंग को रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको अगर तकलीफ है तो मैं दूर बैठ के खाना खा सकता हूँ, और इससे क्या ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इससे। और मैं उस आदमी को उसके बाद कभी नहीं मिला, बट आज भी ये चीज मेरे साथ रह गई। सो वाकया याद रह जाता है। तो ये लोगों की जो एम्पैथी होती है, जो इमोशन होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप किसी भी हालत में हैं, अगर आप लोगों की इमोशन को समझ सकते हैं और अपनी इमोशन को समझा सकते हैं, तो आपके लिए कामयाबी की कोई भी सीढ़ी ऐसी नहीं है जो आप नहीं चढ़ सकते। ओके, परफेक्ट। कमिंग बैक टू यू, आपकी जर्नी में जो मैंने जाना, जो मैंने सीखा कि आपने काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। बायशु इज वन ऑफ देम, आकाश के साथ उसका कैसे क्या रहा, वो सब आपने देखा है, साथ में होते हुए देखा है, उसका डाउनफॉल भी देखा है, ठीक है, उसको बढ़ते हुए भी शायद देखा है, हम सभी ने देखा है।
जब आप किसी बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो जिस लेवल पे आपने काम किया, यू वर्कड एज अ कोच फॉर दैट, और किसी एक ऐसे लीडर को जो ऑलरेडी कुछ बिल्ड कर चुका है, जिसके पास एक टीम है, उसको कोच करना कितना मुश्किल होता है? कोचिंग इज वेरी मिथिकल। कोचिंग को लोग कंफ्यूज करते हैं, तो मैं पहले कोचिंग की डेफिनेशन क्लियर करनी चाहूँगा। कोचिंग इज नॉट मेंटरिंग, यस, कोचिंग इज नॉट काउंसलिंग, कोचिंग इज नॉट एडवाइजिंग, यस, कोचिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एम नॉट हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एक कोच जो कि कोची की सिचुएशन से डिटैच होकर उसे गाइड करता है एक रास्ते पे चलाने के लिए, रास्ता उसी को डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कई बार लोग आते हैं, भाई मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ानी है, या मुझे अपना रुतबा बढ़ाना है, या मेरे को फॉर एग्जाम्पल वेट कम करना है, आ जाते हैं लोग कि मेरे को बताइए मैं वेट कैसे कम करूँ, क्योंकि मैं भी खासा हेल्दी हूँ, बट लोग सवाल पूछने आ जाते हैं। तो उसको ये बोलना कि भाई तू 4 चक्कर लगा ले, उसको ये समझाना जरूरी है कि वेट कम करना है तो क्यों कम करना है, और वो कम करेगा तो उसकी कमिटमेंट से कम करेगा, आपके कहने से नहीं कम करेगा। सो कोचिंग को लोग बहुत बार काउंसलिंग, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, मेंटरिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, ये तीन सब चीजें अलग हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, बहुत अलग है, बहुत अलग है। कोचिंग करते वक्त आपको कंप्लीटली डिटेल, कोच इज अ कैटलिस्ट, कोच खुद नहीं किसी परिवर्तन से गुजरता। अगर केमिस्ट्री पढ़े, कैटलिस्ट होते हैं, हाँ, यू आर अ कैटलिस्ट। सो योर रोल, आपका जो रोल होता है एज ए कोच, तो जब आप किसी बिजनेस हेड से मिलते हो, कहते हो मुझे कोच कर दो, अब कोई 2000 करोड़ की कंपनी चला, उसको आप क्या कोच करोगे? 2000 करोड़ की कंपनी बनाई तो कुछ तो उसे आता होगा, बिल्कुल, बट आप उसके साथ बैठते हो और उसको पर्सपेक्टिव देते हो चीजों का। हाँ, और वो पर्सपेक्टिव से वो क्या चेंज करता है और क्या डिसीजन लेता है। फिर वही कहानी आती है कि डिसीजन तो डिसीजन है, अच्छा है तो जॉयफुल है, नहीं है तो एक्सपीरियंस लेके जाएगा आपको। सो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी सीनियर से मिलते हैं, यूजुअली मेरे को कई बार आई एम अप्रोच्ड बाय यंग सीईओज और स्टार्टअप गाइज, कई बार मेरे अपने सीनियर कॉलीग्स, जूनियर कॉलीग्स, हमें बताओ इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकले। लोग पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों तरह की प्रॉब्लम से बात करते हैं। कोचिंग ऐसा नहीं होता कि हम सेशन करते हैं कि भाई फोन पे कोचिंग, यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे मैं आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप उसे अपने एक्सपीरियंस की एडवाइस मत दो, क्योंकि आपके हालात और आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था उसके हालात और एक्सपीरियंस से। Exactly. आप उसे रास्ता दिखाओ। इट्स लाइक सिंपल, मुझे कोई आगे बोले भाई मेरे को गुड़गांव जाना है, ठीक है, तो ये कहने की बजाय कि गटोरनी से जाओ या एमजी रोड से जाओ या धौला कुआं से जाओ, आप उससे ये पूछो भाई तेरे को जाना है, तेरे को कितनी देर में पहुंचना है, तेरे क्या साधन है, गाड़ी से जाएगा, उबर से जाएगा, मेट्रो से जाएगा, कैसे जाएगा, और क्या देख ले तू, अपना साधन देख, तू ये देख ले और ये अंदाजा लगा ले भी किस टाइम पे किस साधन पे कितना ट्रैफिक का प्रेशर है, कितने लोग हैं, क्या हिसाब किताब है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ये सब हालात तू देख। क्योंकि एक दिन मैं गुड़गांव गया और मैं 4 घंटे फंसा, जरूरी थोड़ा ना वो भी 4 घंटे फंसेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So as a coach, you should not translate your experience to other person. You give him a perspective. भाई ये सब 4 चीजें तू देख ले। सर, हमने आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात किया, जो कंपनीज बनाई, हर चीज से लेकर, एस्पोर्ट से लेकर, और आपकी शुरुआत से लेकर के, बट कमिंग बैक टू कि अब आप जो कर रहे हैं, सो 720 ट्रांसफॉर्म और गो बाली के जरिए आप कैसे क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हैं? देखिए, 720 ट्रांसफॉर्म कंसल्टिंग में मैं पार्टनर हूँ इंडिया सेटअप में। ये कंपनी 2017 में मेरी, 2018 में मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी का पहली कंपनी थी। इस कंपनी के ओरिजिनल ओनर हैं श्री सुशील बालाकृष्णन जी, अभी बैंगलोर में रहते हैं। ही इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर रिसोर्स, एक्स CHRO ओला, Procter and Gamble, Yum Foods, very senior. He's almost 5-7 years senior to me. And अभी भी वो वहाँ पे mentoring, coaching अपना and HR recons काम करते हैं बैंगलोर से, but बड़ा limited जो उनको पसंद होता है। So 720 Transform Consulting was created to help growing organizations and और जो कंपनियां 0 to 10 और 10 to 100 और 100 to 1000 के स्पेस में, हम तीनों को हेल्प करते हैं। इसमें हम बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, HR कंसल्टिंग करते हैं, लीडरशिप कोचिंग करते हैं, लीडरशिप मेंटरिंग भी करते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन, और हार्डकोर प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं उसमें कि भाई आपके पास कोई ब्रांड प्रोडक्ट आइडिया है या आपके कोई बिजनेस आइडिया है, उसको पूरी तरह से फ्लावर करने का काम भी हम करते हैं। Go Value is a full suite advertising agency. इसमें हम ब्रांड स्ट्रेटेजी करते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन पे काम करते हैं, पैकेजिंग पे काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम पूरा काम करते हैं। आपका पूरा डिजिटल डोमेन
कंटेंट क्रिएशन से लेकर कंटेंट डिसेमिनेशन तक पूरा का पूरा हम हैंडल करते हैं. वी आल्सो हैंडल वेबसाइट्स फॉर आवर क्लाइंट्स, and we also handle marketing strategy और a business और social media strategy for our clients. So जब clients हमारे साथ बैठते हैं तो हम उनके annual operating plan के साथ पूरा digital marketing का plan develop करते हैं, which helps them to grow their business. और अगर उनके कोई challenges हैं मार्केट में, जैसे brand acceptance की प्रॉब्लम आ रही है, brand awareness की प्रॉब्लम आ रही है, brand alignment की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं. जैसे अभी हमने बड़ा सक्सेस हुई थी पिछले 2 साल में टाटा ग्रीन बैटरीज विच पार्ट ऑफ टाटा ऑटो कॉर्प, उनके साथ काम किया. सो उनकी ब्रांड अवेयरनेस का चैलेंज था, प्रोडक्ट अवेयरनेस का चैलेंज था. वी वर्क वेरी वेल विद देम. वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर देम व्हिच इज नोन एज नई इंडिया की नई बैटरी. और द अदर प्लेटफॉर्म वाज उनका इन्वर्टर लॉन्च हुआ था, HUPS होम यूपीएस सिस्टम, जिसका हमने टैगलाइन तैयार किया था, आपके सपनों का बैकअप. सो ये दोनों वेरी वेल रिसीव रहे मार्केट में, उनको अवार्ड्स भी मिले इंडस्ट्री से. टैगलाइंस है मतलब ये हमारी टीम डेवलप करती है. देयर इज अ टीम ऑफ कॉपीराइटर्स, डिजिटल दिस थिंग. अभी हमारा एक क्लाइंट है व्हिच इज इन B2B डोमेन, स्वर्ण ग्रुप. स्वर्ण इज अ कॉन्ग्लोमरेट इनटू 6 डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ टेलीकॉम, केबल मैन्युफैक्चरिंग, EPC contracting, railways, automotive. They do a lot of work, retail. So this is pure B2B brand, जिसको आप फ्रंट एंड पे कहीं नहीं देखते. सो ब्रांड को लार्जर ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हमारी टीम ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था. बिकॉज जिन इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं, उन इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किए बगैर आप अपना दिन नहीं गुजार सकते. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन उठाते हैं तो आप टेलीकॉम से कनेक्ट हो रहे हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप ऑटोमोटिव से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने प्रियजन्स को भागवत में मिलने जाते हैं तो आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और ट्रेन से कनेक्ट. तो वो आपके जीवन को हर जगह टच करते थे. तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हमने उनके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया, कण कण में है स्वर्ण. And that was the story we told to the consumers. So that was a great idea. I think the team did a great job at it. और अब उनका जो नेक्स्ट रोल आउट हो रहा है वो हो रहा है किसने जोड़ा, आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से. जैसे आज टाटा ग्रुप की कंपनीज आपको हर जगह टच करती हैं, रिलायंस ग्रुप की कंपनीज आपको हर जगह टच करती हैं, बिरला ग्रुप की कंपनीज आपको हर जगह. ऐसे बहुत से इंडियन बिजनेसेस हैं जो आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो EV गाड़ी बनाने वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाने वाले हों, चाहे वो तार बनाने वाले हों, वो आपको कहीं ना कहीं टच जरूर करते हैं. ये जो टैगलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन में. ये इमोशन है, टैगलाइन ये इमोशन है. और वो इमोशंस इंपॉर्टेंट है. इनकी जो सबसे बड़ी जो इस कंपनी की जो स्वर्ण की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो इनके लोगों के साथ जाती है वो है इंस्पायर्ड बाय पॉसिबिलिटीज. सो दैट इज अ ग्रेट लाइन फॉर दैट. बिल्कुल. एक कहानी मैंने सुनी थी सर कि जब पोलियो इंडिया में आया था तो सरकार ने बहुत स्कीमें चलाई, बहुत प्रमोशन किए, बहुत बोला, गांव-गांव शहर-शहर जा करके बोला, किसी ने नहीं सुना. सब डरते थे हम क्यों पिलाएं अपने बच्चों को. फिर उन्हें लगा कि यार ये किसकी बात मानेंगे, ये एंग्री इंगमैन की बात मानेंगे. एंग्री इंगमैन अमिताभ बच्चन जी, उनको हायर किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन्होंने बोला दो बोल जिंदगी, लोगों ने जा करके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हर बिजनेस में सेट नहीं होता. जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस लाइन्स. सो इम्पोर्टेंट ये होता है. देखिए होता क्या है, लोगों का अटेंशन स्पैन होता है जी. आज जैसे हमारे कंट्री के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो श्री हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी. सो जो रिस्पेक्ट इंडिया को आज इंटरनेशनली मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही हैज गॉन एंड प्रोपोगेटेड a very strong image of India. Yes. And India is a diversified country. आज यूरोप में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे हिंदुस्तान में है. यूरोप का वो क्षेत्रफल नहीं है जो हमारा पूरा कंट्री का क्षेत्रफल है. तो कंपैरिजन नहीं है. बिल्कुल. और अगर हम ये बोलें कि हर तीसरा या चौथा इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है तो गलत नहीं है. बिकॉज आज हम 1.5 बिलियन 1.6 बिलियन लोग हैं 8 बिलियन में से. हर तीसरा या चौथा आदमी हिंदुस्तानी है. बिल्कुल. और हर दूसरा आदमी हिंदुस्तानी ओरिजिन का है. बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिन तो यहीं से. So, वो एक बात को समझना जरूरी है कि इसी तरह से ब्रांड, इसी तरह से टैगलाइंस, हर चीज एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन की तरफ जाती है. और वो इम्पोर्टेंट है. सर आज के लीडर्स में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? लाइक कुछ कंपनीज अपने लीडर्स के दम पे बहुत बड़ी बन जाती हैं, कुछ कंपनीज अपने लीडर्स की वजह से ही बहुत डाउन हो जाती है. देखो लीडर्स का चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज बेचारे लीडर का होता है, लीडर कभी अलोन नहीं होता लेकिन हमेशा लोनली होता है. अगर आप डाइकोटमी को समझ सको, वो कभी अकेला नहीं होता लेकिन अकेला होता है. बक स्टॉप्स विद हिम.
एंड मैं खुद सीईओ रह चुका हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ मगर पास नहीं हूँ। हाँ मैं खुद 4 साल सीईओ रह चुका हूँ, और जब मैं पहली बार सीईओ बना मुझे 6 महीने लगे ये बात समझने में। एक दिन दोपहर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था लंच के बाद, एंड देन आई सडनली रियलाइज कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो मुझे डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो दिक्कत लीडरशिप में सबसे बड़ी जो लीडर्स के साथ आती है, वो बेचारे अपनी तरफ से, जो लीडर्स होते हैं वो अपनी तरफ से पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही काम करते हैं, बट कभी कभी डायनामिक्स उनके आसपास के उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इसमें इंडिविजुअल की गलती नहीं होती। सक्सेस और फेलियर इज अ पैरामीटर, और कंपैरेटिव्स होते हैं उसमें। मतलब जो आपके लिए सक्सेस है शायद मेरे लिए वो ऑर्डिनरी हो, और जो मेरे लिए ऑर्डिनरी है वो किसी और के लिए सक्सेस हो। आज के जो यंग लीडर्स हैं उनको आप कोई कैसी गोल्डन एडवाइस जो देना चाहेंगे? भाई मेरी सबके लिए गोल्डन एडवाइस, चाहे वो लीडर है या नहीं है, भावनाओं को समझो, बाकी चीजें अपने आप समझ जाएंगी। अगर आप भावना को समझ सकते हो, आप एम्पैथी रखते हो, आप लोगों की जरूरतों को समझ सकते हो, उनकी भावना को समझ सकते हो, तो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। और सर अगर आपके इस 34 सालों के सफर को किसी एक मंत्र के साथ जोड़ करके समाप्त करना हो तो क्या? मैं साईं बाबा का फॉलोअर हूँ। साईं बाबा के 2 वर्ड हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मीन्स योर बिलीफ एंड सबूरी मीन्स पेशेंस। और बिजनेस में मैं 3 ही चीजें बोलता हूँ, परसिस्टेंस, डेडिकेशन, कमिटमेंट। अगर आप में ये 3 चीजें हैं तो आप 99.9% सक्सेसफुल रहो। एज आई सेड, सक्सेस इज वेरी रिलेटिव, तो आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आप एक प्लीजिंग प्लेस में रहोगे। सो भावनाओं को ख्याल रखो लोगों की, डेडिकेटेड रहो, कमिटेड रहो, और पेशेंस रखो, थोड़ी सी परसिवेरेंस होना चाहिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। आज जिन ब्रांड्स की हम बात करते हैं, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा हो या बिरला हो या फेविकॉल हो या कोई भी आप ब्रांड उठा लें, ये एक दिन में नहीं बने थे। लेगेसी है, उनका पास्ट बहुत बड़ा है जो आज उनका प्रेजेंट हम देख रहे हैं। सो चाहे वो आप तो मुझे मतलब आज लोग सोचते हैं कि अमेज़न एक नया ब्रांड है, अमेज़न नया ब्रांड नहीं है। अमेज़न आज 25 साल से मार्केट में है। ना ही गूगल नया ब्रांड है, वो भी पिछले 25 साल से 30 साल से मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट भी नया ब्रांड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट भी आज 20 से 25 साल से मार्केट में है। वर्ड 10 आता था उनका एक सॉफ्टवेयर बहुत साल पहले। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आज जिन ब्रांड्स को आप फ्लावर करता देख रहे हो वो आज नहीं बने, ओवर द इयर्स दे हैव बीन क्रिएटेड। बिल्कुल, बिजनेस कोई फन तो नहीं है, लेकिन हमारा एक फन सेगमेंट है इसमें जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं। बिफोर मूविंग टू दैट रैपिड फायर, आई हैव अ क्वेश्चन। हमने सारी पॉजिटिविटी की बातें की, आई हैव अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इसको देखेंगे, जितने भी यंग लीडर्स इसको देखेंगे, जितने भी क्लैरिटी सीकर इस पॉडकास्ट को देखेंगे, दे मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, एंड इवन आई आल्सो हैव। पिछले 7-8 सालों में 30 से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के बाद भी मेरे सामने ये सवाल हर रोज खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल 25, 30, 50 हजार के लगभग स्टार्टअप्स पैदा होते हैं, बट आउट ऑफ दीज नंबर्स उनमें से 90 to 95% स्टार्टअप पहले 1-2 साल में ही फेल हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, इस 34-35 साल के अनुभव से आप मुझे बताइए कि स्टार्टअप के फेल होने का रीजन क्या होता है? किसी भी बिजनेस का, चाहे वो स्टार्टअप हो, नया हो, पुराना हो, उसके फेल होने के 3 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि उसकी कहानी बदल रही है, या जो कहानी या स्टोरी वो बता रहा है वो अब रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, उसने कस्टमर की भावनाओं को नहीं समझा है या यूजर की भावनाओं को नहीं समझा है, ठीक है। या तीसरा, वो बिजनेस अपने टाइम से पहले आ गया। बिफोर टाइम भी बिजनेसेस आते हैं, मतलब इसका टाइम नहीं था, राइट? अभी टाइम नहीं था, आ गया। लेकिन बट मेजॉरिटी ऑफ फेलियर और मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड नॉट टेकिंग ऑफ डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा पुराना है लेकिन एक जमाने में मोबीक्लिक करके कंपनी आई थी, पेजर्स बनाती है, और हर कोई आदमी अपनी बेल्ट में पेजर लेके घूम रहा था। बट मेरे ख्याल से पेजर का फिनोमेना मेरे ख्याल 2 साल से ज्यादा नहीं चला, क्योंकि मोबाइल फोन आ गए। एक जमाने में हर आदमी आईपॉड लेके रखता था, मेरे पास ये वाला आईपॉड है, मेरे पास वो, मेरे पास भी मेरे पास सारे आईपॉड्स हैं, शफल भी है, बड़ा वाला भी है, सबसे बड़ा वाला भी आज भी है, कहीं पड़े होंगे घर में। लेकिन टाइम के साथ वो आईपॉड आईफोन में कन्वर्ट हो गया, आईपैड आ गए, आईफोन आ गए, आईपैड आ गए। एक जमाने में एप्पल ने एक प्रोडक्ट निकाला था 11 इंच का
मैकबुक एयर मेरे पास है, Yes. 2014 में लिया था, Yes. आज वो अवेलेबल नहीं है Yeah. बिकॉज उसकी वजह से उनका आईपैड नहीं बिक रहा था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट या सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट डिमांड। Yes. आज मार्केट डिमांड क्या है? मान लो अगर आज मैं 40 MB का लैपटॉप लॉन्च करूं, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, it will be a nonsense. I may give you all the features, but nobody. So you need to understand what is the customer की needs क्या है मार्केट में। चलिए, so one word for strategy. One word for strategy, fun aspect of strategy. Oh, that's interesting. जो दिखता है वही बिकता है। Perfect. लीडरशिप का एक क्वालिटी जो सब में होना चाहिए। मेरे को जब मैं CEO बना था, मेरे को एक कोच है, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बोला CEO is like a joker। मेरे को बड़ा बुरा लगा कि मेरी पूरी टीम के सामने बोला। तो CEO का उन्होंने मुझे फुल फॉर्म बताया था, CEO, C for customer, E for employee, O for owners. Okay. You're first responsible for your customers, then responsible for your employees, and then you're responsible to your ownership or product. So you need to understand that dichotomy. So हर लीडर को ये बात क्लियर होनी चाहिए, मैं लीडर क्यों हूँ? एक लीडर कैसे बनता है? जब आवाम उसके साथ अलाइन। Perfect. तो अगर आप आवाम के साथ अलाइन नहीं कर सकते, आप जनरल पब्लिक की एम्पैथी के साथ अलाइन नहीं कर सकते, तो आप लीडर नहीं बन सकते। आप जो मर्जी बोलते रहो अपने आप को, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी मिस्टेक जो लीडर्स बार-बार करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लीडर्स, मैंने बोला ना कि आप कभी अकेले नहीं होते, बट आप लोनली होते हो। अ गुड लीडर शुड हैव अ ट्रस्टेड सर्कल ऑफ एडवाइजर्स जिनसे वो हर टॉपिक पे बात कर सकते। मोर यू कम्युनिकेट, मोर क्लैरिटी यू विल गेट। और वो वीकनेस नहीं, कई लोग इसको वीकनेस समझते हैं, मैं CEO मैं कैसे पूछूं? नहीं यार, तू CEO तो क्या हो गया? थोड़ी थोड़ा तेरे को सब कुछ आ रहा। मैं CEO हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी बंद होगी तो मेरे ड्राइवर को ज्यादा पता है मेरे से कि गाड़ी क्यों बंद होगी, मुझे क्या पता है? ओके, रिस्क या स्टेबिलिटी, वन वर्ड आंसर। रिस्क या स्टेबिलिटी, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। आई मीन इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, द क्वेश्चन इज, अगर आप कहीं एक नंबर पे पहुंचे हुए हैं, यू वांट टू बी स्टेबल और दे यू वांट टू बी स्टैग्नेंट, या फिर रिस्क लेकर के कुछ करना चाहिए? वो वर्ड रिस्क है, मैं उसको इनिशिएटिव बोलता हूँ। ओके। बिकॉज आप कोई भी चीज को स्टैग्नेंट नहीं रख सकते। स्टैग्नेंट पानी स्मेल करने लगता है, स्टैग्नेंट चीजें पानी सबसे खराब हो जाती है। सो स्टैग्नेंट तो आप रख नहीं सकते। स्टैग्नेशन, एज सून एज यू डिसाइड टू बी स्टैग्नेंट, योर डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। सो रिस्क नहीं, इनिशिएटिव रखना बहुत जरूरी है। अब उसके ऑब्वियसली रिस्क इज अ वेरी वेरी अब्यूज्ड वर्ड इन बिजनेस। रिस्क का मतलब ये नहीं, रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिडिल ईस्टर्न रीजन में कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अब मैं डर के मारे वहां काम नहीं करूं कि लड़ाई छिड़ जाएगी, तो फिर तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता ना। बिल्कुल परफेक्ट। फिक्स्ड माइंड या इनोवेटिव माइंड? ऑब्वियसली माइंड तो, खैर फिक्स्ड माइंड इज अ रॉन्ग टर्म, देयर इज नथिंग नोन एज फिक्स्ड माइंड। फिक्स्ड माइंडसेट नथिंग, फिक्स्ड माइंडसेट होता ही नहीं है। माइंड ही तो सारा माइंड फील्ड है लाइफ का, माइंड में तो सब कुछ होता है। सो इनोवेटिव माइंड ही बेस्ट माना जाता है। एनी मोमेंट, एनी बुक या कोई कोर्स जिसने आपका माइंडसेट बदला? सिंगल आउट करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल हैव कपल ऑफ बुक्स गुड अबाउट देम। यस सर, हम फैमिली बिजनेस को कॉर्पोरेट मशीन कैसे बना सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि फैमिली बिजनेस को कॉर्पोरेट मशीन कैसे बनाया जाए। क्यों बनाना है फैमिली बिजनेस को कॉर्पोरेट मशीन? क्या जरूरत है? इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड वर्क्स फॉर द बिजनेस, लेट इट बी दैट वे। बट एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हर बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करना होता है। सो फैमिली बिजनेस को भी अपग्रेड करना पड़ता है। और एक अच्छा फैमिली बिजनेस अगर आप फैमिली के बियॉन्ड लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, प्रोसेस ओनर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और उन प्रोसेस ओनर्स को फ्रीडम देना पड़ता है प्रोसेस चलाने का। सो जो अच्छे फैमिली बिजनेसेस हैं इंडिया में, जैसे डाबर है या आपका टाटाज है, उनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। सो बिजनेस गवर्नेंस इज डन बाय बिजनेस ग्रुप, which is CEOs, CXOs, business managers. Overall brand or overall company operations on a more elevated level, it is managed by family council or a kind of a family conglomerate where key decision making is taken collectively. बहुत लोग कहते हैं कि हम फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं। कॉर्पोरेटाइज करने का मतलब ये नहीं कि फैमिली काम नहीं कर रही है। फैमिली में अगर इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो उनको कंटिन्यू करो। चाहे वो मोदी नो, यू सी व्हाट के मोदी क्रिएटेड सच अ बिग बिजनेस, and Samir Modi also created a separate business. Now Samir had a capability of creating an independent business like Kaladwar, Modi Care,
24/7. It is important. So you have to value people in the family, and not everybody in the family will become a businessman. Yes, agree. But for a family business to be successful going forward, both the ownership, family ownership, has to find a right balance between professional management, professional processes, and family management. And that's a part of governance. Family businesses, all big businesses are India family Family businesses. businesses, yes. आप रिलायंस ले लें, अडानीज ले लें, डाबर ले लें, टाटाज ले लें, बिरलाज ले लें, लोहियाज ले लें, मित्तल्स ले लें, जिंदल्स ले लें, कौन सा बिजनेस फैमिली बिजनेस नहीं है? बिल्कुल। फैमिलीज ने बिजनेस स्टार्ट किया, बट आज ये सब बिजनेसेस कॉन्ग्लोमरेट बन चुके हैं. Yes. दे आर गवर्न्ड. इवन माइक्रोसॉफ्ट इज अ फैमिली बिजनेस स्टार्टेड Yes. बाय मेलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स. Yes. ना, तो अब वो ऑफर करते हैं, आईपीओ में ऑफरिंग करते हैं, लोग आ जाते हैं, बहुत बहुत कुछ होता है। सो आईपीओ लाना डिफरेंट बात है, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जब बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसको कॉर्पोरेटाइज करना जरूरी होता है. बिल्कुल। उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना जरूरी होता है, Hmm. सिस्टम्स लाना जरूरी होता है. सो कि व्हेन अ कंपनी बिकम सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन, वो कॉर्पोरेटाइज हो जाती है. वो मशीन बन जाती है कहीं पर, कॉर्पोरेट मशीन नहीं बोलूंगा, तो आज की डेट में एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ज्यादा मशीन बनाओगे तो फिर मशीन के पुर्जे निकल जाएंगे. हाँ, परफेक्ट. चलिए, बिजनेस में सर बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इजी है, वहीं उनको इम्प्लीमेंट करवाना या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आपका क्या मानना है? पता नहीं हम ये क्यों बोलते हैं. हाँ. मैंने आपको पहले भी बताया, पहले इनिशियल पार्ट में भी, स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन और दोनों आर लाइक हार्मनी. अगर ये डायरेक्टर है ऑर्केस्ट्रा का तो वो म्यूजिशियन है, अगर ये सुर है तो वो ताल है. सो वन कैनॉट सर्वाइव विदाउट द अदर. एक दूसरे के पूरक हैं. हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं. सो यिंग एंड यांग है, अर्धनारीश्वर है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, बट दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स. यस. सो बट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी स्ट्रेटजी यस. आपके बिजनेस की कौन से चैलेंजेस को मैनेज कर रही है, और उन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए आपने क्या रिसोर्स आगे एग्जीक्यूशन में लगाया, वो इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाता है और जिसकी वजह से छोड़कर नहीं जाता है? आपने फ्रेज सुना होगा, पीपल डोंट लीव कंपनी, दे लीव मैनेजर्स. यस. किसी हद तक ट्रू है, मैं मैनेजर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यूजुअली लोग छोड़कर जाते हैं जब इमोशनल कनेक्ट खत्म हो जाता है. ओके. सो आपकी इमोशंस का जुड़ा रहना लोगों से बहुत जरूरी है. मैं कंपनीज में काफी सीनियर लेवल पे काम कर चुका हूँ, और कई बार मुझे इमोशंस को करते रह करके डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिकॉज वो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, और उसमें कई बार आप इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाते. इसका मतलब नहीं कि आप गलत हैं, बिकॉज जैसे कई कंपनीज में कई बार होता है कि लेज ऑफ होते हैं. यस. कंपनी इसलिए ले ऑफ नहीं करती कि वो करना चाहती है, उसकी मजबूरी ये होती है कि अगर वो उन 50 या 100 लोगों को ले ऑफ नहीं करेगी तो बाकी 500 लोगों को भी इम्पैक्ट होगा. So when you have to choose between less bad and more bad, you choose the less bad. That's the challenge you face as a leader. यस. और लोग कंपनी सिर्फ इसलिए छोड़ के जाते हैं, या तो दो ही रीजन होते हैं उनके छोड़ने के, या तो वो ग्रोथ. ग्रो करना चाहते हैं, और जब वो ग्रो करने की बात कहाँ से आती है, जब उनको लगता है कि हाँ, अब जो मैं यहाँ पे रोल प्ले कर रहा था वो रोल के अंदर मैं मैक्सिमाइज हो चुका हूँ और मेरे को आगे का रोल नहीं मिल सकता. अच्छी कंपनीज में ये सर्विस चलते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीनियर लोगों को बुला के बोला भी जाता है कि भाई आपका रोल हमारे यहाँ खत्म हो चुका है, आप रहना चाहते हो तो रहो, बट आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. एंड देन दे आर आल्सो गिवन अ गोल्डन हैंडशेक टू गो. सो लोग छोड़ने के बड़े रीजंस होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, बट इनवेरिएबली जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है इमोशन. सर, आपने कंसल्टिंग काफी कंपनीज के लिए किया है, तो आई वांट यू टू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टिंग. कि कंसल्टिंग मैं कंसल्टिंग को एक किस्म से दाई माँ से कंपेयर करूँ. अच्छा. एक कंसल्टेंट एक दाई माँ की तरह होता है, वो बिजनेस में आता है और आपको हेल्प करने की कोशिश करता है. इज मोर लाइक अ काउंसलर who tries to help you. So कंसल्टिंग का एक बड़ा ही, यूजुअली कंसल्टिंग में आपको सक्सेस मिलती है, आप लोगों से मिलते हैं, बट कंसल्टिंग का एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा. हमें एक कंपनी में बुलाया गया कि भाई हमारे एचआर प्रैक्टिसेस और बिजनेस प्रैक्टिसेस को चेंज कर दो. ये बहुत बड़ा ग्रुप था मिडिल ईस्ट का, रिटेल में था ये ग्रुप, मैं नाम नहीं लूँगा. और हमने वहाँ जाके लोगों से मिलना शुरू किया, समझना शुरू किया, और जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते गए, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते गए डिस्कवरी फेज में, हमने रियलाइज किया कि कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है. एंड एक इंग्लिश में सेइंग है, देयर इज ऑलवेज समथिंग वी कॉल एज अ बॉटलनेक. यस. सो बॉटलनेक इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल. यस. सो हमने रियलाइज किया कि इट इज नॉट द चैलेंज ऑफ जनरल एम्प्लॉइज, और ज़्यादा उन लोगों की दिक्कत नहीं थी जितनी की मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट की दिक्कत थी.
और जो उनकी ओनरशिप थी या जो उनके सीईओ थे वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेजर थे, माइक्रो मैनेजमेंट करते थे। और ये बात उनकी टीम उन्हें बता नहीं पा रही थी बिकॉज वो ओनर भी थे, मालिक भी थे और सीईओ भी थे। सो ही वाज अ ओनर बिकॉज ही ओन्ड द 100% शेयर, हिज फैमिली ओन्ड द 100% शेयर इन द बिजनेस एंड वो सीईओ भी थे, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे भी थे। तो जब हमने ये सारी बात समझी तो हमारे लिए भी यही चैलेंज था कि भाई एक आदमी जो $2 बिलियन की कंपनी चला रहा है उसको जाके ये बोलना कि भाई सब तुम्हारी वजह से है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट था। तो हमारी टीम भी परेशान थी कि भाई कैसे इन फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाए बिकॉज 2 स्लाइड के बाद वो बंदा या तो डिफेंसिव हो जाएगा या हो जाएगा। तो हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस? सो हमारी टीम में एक मिड लेवल में जूनियर थे, कहते सर किसी को कुछ कम्युनिकेट करने के 2 तरीके होते हैं, हम उसको थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक कंपनी की तरफ से एक कहानी लिख के सुनाते हैं। And that what was done, that the entire presentation was like a letter from the company to this owner कि मेरी तकलीफें क्या है, what are my challenges। Obviously वो letters पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वो हमारी assignment वहीं खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ी। But I think it helped people to communicate। So there are experiences as a consultant, you have to go with an open mind। People say I'm a consultant, I know more than you know। As a consultant, you don't know more than them। You are there to share a perspective। Yes। So consulting is very close to coaching। आप obviously आपको एक प्रोसेस आता है, आप जाके बता दोगे, बट ये बात समझना डिफिकल्ट है कि आप जो प्रोसेस बता रहे हो अडेप्ट कर सकते नहीं कर सकते। Yes। और ये मैंने सीखा जब मैंने 2-4 बार ERP इंप्लीमेंट किया, तो मैंने रियलाइज किया कि ERP के प्रोसेस सारे सही हैं, लेकिन जैसे ही आप ERP सिस्टम को ह्यूमन सिस्टम से जोड़ते हो वो प्रोसेस गड़बड़ा सा जाता है। So you have to see that balance। So a consultant is always like a flag bearer, is like he has to be very open minded। Just because you are consulting doesn't mean you know more than them। Yes, yes। क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव आपको देना है कि भाई मुझे ये लग रहा है, और अगर हो सकता है कि वो दोनों कनेक्ट कर जाएं तो that can be productive। आपको उनके चैलेंज को समझ के अपने पर्सपेक्टिव से एक सॉल्यूशन सजेस्ट करना है। Yes। वो सही है कि गलत वो आप नहीं बता सकते। Exactly। Thank you sir, thank you so much। So thank you so much पॉडकास्ट के अंत तक आने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी लर्निंग्स आपने ली होगी। जितने भी पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट आते हैं, शायद ये सबसे लंबा आज का पॉडकास्ट हुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से जो मेरे नटशेल में कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले वो ये है कि किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए आपका एक थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, और रिएक्टिव अप्रोच से आपको या रिएक्टिव डिसीजंस जो होते हैं वो एटीट्यूड से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और एक सीईओ क्या होता है, एक बिजनेस कैसे बनता है, कैसे लूपहोल्स को समझना होता है, कैसे बड़ी कंपनीज बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो सब हमने इसमें जाना है। अगर आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।